पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, यह मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इसे लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित या नियंत्रित करती है। इस ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। पहला ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। पशुओं से दूध निकालने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लौकी जैसी सब्जियों को बढ़ाने के लिए भी इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी हार्मोन के कारण माँ अपने बच्चे को दुलारती, पुचकारती, चूमती और चाटती है। यह हार्मोन प्रसव को भी आसान बनाता है। दूसरा वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन की कमी से शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है जबकि यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बार बार यूरिन त्याग की इच्छा होती है। इसी को डायूरेसिस कहा जाता है। कॉफ़ी, चाय जैसे डायूरेटिक पदार्थों के लेने से यह समस्या और बढ़ जाती है, इसलिए जल की कमी होने या डिहाइड्रेशन की स्थिति में ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड या नमक पानी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय या गिगेनेटिज्म हो जाता है। इसके अलावा हाथ पैर की हड्डियां असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, कुबड़ तक निकल जाता है। इसी को एक्रोमेगली का रोग कहा जाता है। इसकी कमी से बौनापन हो जाता है। इसके अलावा साइमन का रोग भी हो जाता है। इस रोग में ऊतकों का क्षरण होने लगता है, अतः आदमी समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। चौथा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है, इसलिए इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। पांचवा MSH। इसे मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। मेलेनिन हार्मोन पीनियल बॉडी से निकलता है। MSH इस हार्मोन को प्रेरित करके त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। यदि इसका अधिक स्राव होने लगे तो त्वचा का रंग गहरा और इस पर काले काले तिल दिखाई देंगे। पीनियल बॉडी, यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है। मेलेनिन के लिए यही ग्रंथि जिम्मेदार होती है। मेलेनिन ही त्वचा व बालों के रंग को तय करता है। इसका स्राव तेज प्रकाश में कम होता है जबकि मंद प्रकाश में अधिक होता है, अतः यह सोने और जागने की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि। इसके लैगरहंस कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन को इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन प्रोटीन या पेप्टाइड होता है। इंसुलिन का निर्माण डहेलिया की जड़ों से भी होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। यदि प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम है तब सब ठीक है। यदि ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम से अधिक है तो इसका अर्थ इंसुलिन का कम स्राव होना है। इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। मुख्य अवयव आयोडीन, थायराइड, कैल्शियम, पैराथायराइड और जिंक, इंसुलिन। मुख्य अवयव आयोडीन, थायराइड, कैल्शियम, पैराथायराइड और जिंक, इंसुलिन। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल जैसे नाखून, बाल, सींग, खुर इत्यादि, और अंतःकंकाल जैसे अस्थि, उपास्थि। बाह्य कंकाल अल्फा क्रिएटिन का बना होता है। ये वास्तव में मृत कोशिकाएं होती हैं, इसी वजह से नाखून काटने से दर्द नहीं होता है।
अस्थि और उपास्थि का निर्माण भ्रूण की फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अस्थि और उपास्थि का निर्माण भ्रूण की फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका से अस्थि का निर्माण होता है और कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका से उपास्थि का निर्माण होता है। अस्थियों में एक खोखला भाग होता है। इसमें एक अर्धठोस गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसी को अस्थिमज्जा कहा जाता है। लाल अस्थिमज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि श्वेत अस्थिमज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अस्थियों का मुख्य अवयव कैल्शियम फास्फेट होता है। इसी वजह से हड्डियों में कठोरता आती है। कार्बनिक पदार्थों में मुख्य अवयव ओसीन नामक प्रोटीन, इसकी वजह से हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। अस्थियों का मुख्य अवयव कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसी वजह से हड्डियों में कठोरता आ जाती है। कार्बनिक पदार्थों में मुख्य अवयव ओसीन नामक प्रोटीन होती है। इसी वजह से हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। उपास्थियाँ कोमल व लचीली होती हैं। लचीलेपन का कारण प्रोटीन होती हैं। उपास्थियों में छोटी छोटी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, जिन्हें लैकुनी कहा जाता है। मानव कंकाल। मानव कंकाल मानव कंकाल के दो भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और एक्सियल और उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर। अक्षीय कंकाल एक्सियल अक्षीय कंकाल या एक्सियल के चार भाग होते हैं, खोपड़ी, कशेरुकदंड, पसलियाँ और स्टर्नम। खोपड़ी खोपड़ी 29 जोड़ी, कशेरुकदंड खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं, कशेरुकदंड में 26 हड्डियाँ होती हैं, पसलियों में 12 जोड़ी और स्टर्नम 1। उपांगीय कंकाल या एपेंडिकुलर में अंश मेखला या हाथ 60 और श्रेणी मेखला पैर 60। अक्षीय कंकाल खोपड़ी की हड्डियाँ। अक्षीय कंकाल खोपड़ी की हड्डियाँ कुल 29। खोपड़ी की हड्डियाँ कुल 29। 8 मस्तिष्क की हड्डियाँ, 14 चेहरे की हड्डियाँ, 6 कान की हड्डियाँ और 1 गर्दन या हाइट की हड्डियाँ। सीने की हड्डियाँ पसलियाँ या रिब्स 12 जोड़ी, स्टर्नम चेस्ट बोन। पसलियाँ या रिब्स 12 जोड़ी में ट्रू रिब्स 1 से 7 जोड़ी, फॉल्स रिब्स 8 से 10 जोड़ी और फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं जोड़ी। ट्रू रिब्स 1 से 7 जोड़ी, 1 से 7वीं जोड़ी, फॉल्स रिब्स 8वीं से 10वीं जोड़ी और फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं जोड़ी। पहला ट्रू रिब्स। ये पसलियाँ रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। दूसरा फॉल्स रिब्स, ये रीढ़ की हड्डी से निकलकर ट्रू रिब्स से जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। और तीसरा फ्लोटिंग रिब्स, ये पसलियाँ किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ती हैं। कशेरुकदंड की हड्डियाँ टोटल 26 हड्डियाँ। कशेरुकदंड की हड्डियाँ टोटल 26 हड्डियाँ। पहली हड्डी जिस पर खोपड़ी सधी रहती है एटलस कहलाती है और अंतिम हड्डी पुच्छदंड कहलाती है। बच्चों के कशेरुकदंड में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उपांगीय कंकाल अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला के दो भाग होते हैं, स्कैपुला या शोल्डर बोन और शोल्डर बोन और स्कैविकल यानी कि कॉलर बोन। कृत्रिम पेसमेकर इसी हड्डी के नीचे लगाया जाता है, कॉलर बोन के नीचे। ठीक है। अंश मेखला और श्रोणि मेखला की हड्डियाँ
नहीं, स्कैपुला और स्कैविकल की हड्डियाँ, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना 4 हड्डियाँ, कलाई 16 हड्डियाँ, हथेली 10 हड्डियाँ और फ्लैंच 28 हड्डियाँ। श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला में फीमर 2, पटेला घुटना नी कैप 2, टीबियस फिबुला 4, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फैलेंज 14। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों में 300। इन हड्डियों में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की या जांघ की हड्डी या फीमर होती है। दूसरी सबसे बड़ी हड्डी बांह की या ह्यूमरस होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स होती है। हाथ की फटी हुई हड्डियों को रेडियस अल्ना कहा जाता है, जबकि पैर की फटी हुई हड्डियों को टिबियस फिबुला कहा जाता है। हाथ की फटी हुई हड्डियों को रेडियस अल्ना कहा जाता है, जबकि पैर की फटी हुई हड्डियों को टिबियस फिबुला कहा जाता है। संधि, संधियों के प्रकार: पूर्ण या चल संधि, अचल संधि और अपूर्ण संधि। पूर्ण या चल संधि, इससे जुड़ी हड्डियों को चारों तरफ घुमाया जा सकता है, जैसे कंधे और ह्यूमरस के बीच की संधि। चारों तरफ घूमने के कारण इसे बॉल एंड सॉकेट कंदुक खल्लिका कहते हैं। दूसरा, अचल संधि, इसे किसी तरफ घुमाया नहीं जा सकता, जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ। जैसे खोपड़ी की हड्डियाँ। तीसरा, अपूर्ण संधि, इसे थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, जैसे कशेरुक दंड की हड्डियाँ। हड्डियों के बीच के जोड़े को संधि कहा जाता है। हड्डियों के बीच के जोड़े को संधि कहा जाता है। दो हड्डियाँ लिगामेंट या स्नायु से जुड़ी रहती हैं। जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ एक खाली जगह होती है। इसी को साइनोविकल कैविटी कहा जाता है। इसमें साइनोविकल नामक द्रव भरा रहता है। जब इस द्रव में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसी को आर्थराइटिस कहा जाता है। जब दर्द बढ़ जाता है तो इसी को गठिया रोग कहा जाता है। इस रोग में हड्डियों को जोड़ने वाली कार्टिलेज सूख जाती है। इस रोग को ठीक करने के लिए गठिया वाली पूरी सतह ही बदल दी जाती है। इसी को जॉइंट रिफ्रेशिंग कहा जाता है। दांत, दांत के 3 प्रकार होते हैं: बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। बाह्य परत अर्थात एनिमल चमकदार सतह होती है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होती है। मध्य परत अथवा डेंटिन, यह दांत की हड्डी होती है। और अंतः परत पल्प, इसमें धमनी शिराएं होती हैं। दांतों के प्रकार, दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक या इंसिसर, रदनक या कैनाइन, अग्र चवर्णक या प्रीमोलर और चवर्णक मोलर। कृंतक या इंसिसर होते हैं 4 जोड़ी कुतरने के लिए। रदनक या कैनाइन होते हैं 2 जोड़ी चीरने फाड़ने के लिए। अग्र चवर्णक या प्रीमोलर होते हैं 4 जोड़ी चबाने के लिए। और चवर्णक मोलर होते हैं 6 जोड़ी पीसने के लिए। कृंतक या इंसिसर खरगोश व चूहे जैसे शाकाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं। कृंतक या इंसिसर खरगोश व चूहे जैसे शाकाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं। और रदनक या कैनाइन मांसाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं। वयस्कों के दांतों का सूत्र: कुल 32 दांत। तो 2 इंसिसर 1 कैनाइन, 2 इंसिसर 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर 3 मोलर, यानी कि 2 1 2 3, 2 1 2 3। और बच्चों के दांत का सूत्र: कुल 20 दांत होते हैं। 2 इंसिसर 1 कैनाइन, 0 पोलर, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर, यानी कि 2 1 0 2। वयस्कों के लिए 2 1 2 3 और बच्चों के लिए 2 1 0 2। स्पष्ट है कि मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इसे
डाइफोडेंट द्विबार दंती कहा जाता है। स्पष्ट है कि मनुष्यों में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इसे डाइफोडेंट या द्विबार दंती कहा जाता है। शुरुआती दौर में जो 20 दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। 20 से 25 वर्ष की आयु में 20 से 25 वर्ष की आयु में अक्ल दंत निकलता है। यह चमड़नक दांत होता है जो प्रौढ़ता का सूचक होता है। मनुष्य मांस नहीं खाता, फिर भी मनुष्य में कैनाइन दांत पाए जाते हैं। इन दांतों का मनुष्य में कोई काम नहीं होता। इन दांतों का मनुष्य में कोई काम नहीं है। ये अवशेषी हैं जो साबित करते हैं कि मनुष्य का विकास मांसाहारी जंतुओं से हुआ है। हाथी में बाहर दिखने वाले दांत कृंतक या इंसिसर दांत होता है। इसी को टस्क कहा जाता है। यह बड़ा कीमती होता है। इसी दांत को पाने के लिए लोग हाथियों का शिकार करते हैं। गाय और भैंस में 8 दांत होते हैं। यह दांत निचले जबड़े में होते हैं। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर जीव इस धार हर जीव इस धरा पर अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीव पैदा करता है। इसी को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब नर मादा के संयोग के बिना जीव के किसी भाग से नया जीव पैदा हो जाता है तो इसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। विखंडन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन या कलम लगाना, उतक संवर्धन इत्यादि अलैंगिक जनन की विधियां हैं। जैसे अमीबा जैसे अविकसित जंतुओं के चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएं, हर टुकड़े से नया अमीबा पैदा हो जाएगा। इसलिए अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है। इसी तरह हाइड्रा, स्पंज जैसे जंतुओं के शरीर में एक उभार निकल आता है। इसी उभार को मुकुट या बट कहा जाता है। इसी बट से नया जीव पैदा हो जाता है। इसी को मुकुलक कहा जाता है। इस तरह अविकसित जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। दूसरा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर और मादा, नर में वृषण शुक्राणु नर युग्मक और मादा में अंडाशय अंडाणु मादा युग्मक। नर और मादा में निषेचन की प्रक्रिया होती है। फैलोपियन ट्यूब में। फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट के 10 हफ्ते बाद भ्रूण बनता है और 280 दिन बाद बच्चा बनता है। चित्र से स्पष्ट है कि नर और मादा के संयोग से जब बच्चा पैदा होता है तो इसी को लैंगिक जनन कहा जाता है। यह विकसित जंतुओं में होता है। मनुष्य में पुरुष की जनन ग्रंथि को वृषण कहा जाता है। स्त्री की जनन ग्रंथि को अंडाशय कहा जाता है। वृषण से शुक्र रस निकलता है। इस शुक्र रस में लाखों शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। व्यास 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणुओं को नर युग्मक कहा जाता है। इनका उत्सर्ग हमेशा होता रहता है। अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन अंडाणु का उत्सर्ग हमेशा नहीं होता है। इनका उत्सर्ग रजस्वला के 14वें दिन होता है और ये 72 घंटे जिंदा रहते हैं। यदि रजस्वला के 14वें व 15वें दिन अंडाणु से शुक्राणु से मिलन हो जाए तो इसी को निषेचन कहा जाता है। यह निषेचन या मिलन स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के उपरांत जाइगोट बनता है। 10 हफ्ते बाद यह जाइगोट विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। यह भ्रूण गर्भाशय से प्लासेंटा नामक झिल्ली से जुड़ जाता है। इसी झिल्ली के माध्यम से वह पोषण प्राप्त करता है। गर्भाशय में एक द्रव भरा रहता है जिसे उल्वी द्रव या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव भ्रूण को सूखने से बचाता है। यही भ्रूण विकसित होकर 280 दिन बाद बच्चा बन जाता है। जैसा कि बताया गया है कि यदि रजस्वला के 14वें व 15वें दिन शुक्राणु का अंडाणु से मिलन हो जाता है तो इसी को गर्भ का ठहरना कहा जाता है। यदि यह मिलन नहीं हो पाता तो अंडाणु 72 घंटे बाद मर जाते हैं। ये मरे हुए अंडे 28वें 29वें दिन रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं।
इसी को रजस्वला कहा जाता है। भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं। भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं, जैसा कि बताया गया है कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विभाजित होता रहता है। 10 सप्ताह बाद यह विकसित होकर भ्रूण में बदलने लगता है। इसी को फीट्स अवस्था कहा जाता है। इस फीट्स अवस्था में लिंग का निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण करने वाले टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहा जाता है। लिंग निर्धारण करने वाले टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहा जाता है। भ्रूण हत्या के लिए सर्वाधिक यही टेस्ट जिम्मेदार होता है, इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तीसरे से छठे माह तक की अवस्था भ्रूणी विकास की अवस्था कहलाती है। लगभग पाँचवें हफ्ते बाद जाइगोट या भ्रूणी विकास में 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है। लगभग 5वें हफ्ते बाद जाइगोट या भ्रूणीय विकास में 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। इन तीनों अवस्थाओं को संयुक्त रूप से गैस्ट्रुला कहा जाता है। गैस्ट्रुला की 3 अवस्थाएं होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, इससे तंत्रिका तंत्र, एड्रिनल ग्रंथि, संवेदी अंग, पिट्यूटरी ग्रंथि, रेटिना आदि का विकास होता है। मीजोडर्म, इससे हृदय, किडनी, कशेरुक दंड, पसलियाँ आदि का निर्माण होता है। और एक्टोडर्म, इससे लिवर, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि का निर्माण होता है। तीसरे हफ्ते में आरबीसी का विकास शुरू हो जाता है। चौथे हफ्ते का अंत होते होते हृदय धड़कने लगता है। 7वें से 9वें हफ्ते तक तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और हाथ पैर का विकास होने लगता है। तीसरे माह तक कंकाल तंत्र, 5वें माह तक रक्त और अस्थिमज्जा का विकास हो जाता है। 6ठे माह तक शिशु बन जाता है। इसके बाद उसके शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है और 9वें माह तक वह इस दुनिया में आ जाता है। निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन, जब नर और मादा युग्मक का मिलन शरीर से बाहर होता है तो इसी को बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे मछलियों एवं मेढकों में इसी तरह का निषेचन होता है। IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक भी बाह्य निषेचन है। आंतरिक निषेचन, जब नर और मादा युग्मक का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है तो इसी को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जो जंतु आंतरिक निषेचन के बाद अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज या ओविपोरस कहा जाता है। जैसे पक्षी, सरीसृप, सर्प और जो बच्चा देते हैं उन्हें जरायुज या विविपेरस कहा जाता है। जो जंतु आंतरिक निषेचन के बाद अंडा देते हैं उन्हें अंडायुज या ओविपेरस कहा जाता है। जैसे पक्षी, सरीसृप या सर्प इत्यादि, और जो बच्चा देते हैं उन्हें जरायुज या विविपेरस कहा जाता है। परख नली शिशु, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, कभी कभी किसी कारण से स्त्री की दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं या गर्भाशय में कोई समस्या आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से निषेचन संभव नहीं हो पाता है। अतः शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में न कराकर परख नली में कराया जाता है। ऐसे निषेचन को ही कृत्रिम निषेचन या IVF कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है उसे जैविक माँ या किराए की माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। किराए की माँ को सरोगेट कहा जाता है। गर्भकाल बीतने के बाद जो शिशु जन्म लेता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड को टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्मदाता माना जाता है, जबकि भारत में सुभाष मुखोपाध्याय को टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक माना जाता है। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन था, जबकि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा या दुर्गा नाम से की बेटी थी। नसबंदी 2 प्रकार की होती है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी को ही ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु का मिलन शुक्राणु से नहीं हो पाता है। वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है जिससे शुक्र वाहिनी को
जिसमें शुक्र वाहिनी को बांध दिया जाता है, जिससे संयोग के समय शुक्र अंडाणु से ना मिलने पाए। जनन अंग। जनन अंग नर और मादा। नर, जनन अंग नर। वृषण टेस्टिस एक जोड़ी। अधिवृषण शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्ररस और प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथियाँ। मादा। मादा अंडाशय एक जोड़ी, फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी, क्लियोपटेरिस और गर्भाशय। प्रोस्टेट व क्राउपर ग्रंथियों से ही शुक्ररस का निर्माण होता है। नर और मादा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए एक सेंट युक्त पदार्थ छोड़ते हैं, जिसे फेरोमोन कहा जाता है, लेकिन इस तरह का पदार्थ कीट ही छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ यह स्मरण रहे कि फेरोमोन कोई हार्मोन नहीं है। हाथी का गर्भाकाल 620 दिन होता है। यह सबसे लंबा गर्भाकाल है, जबकि चूहे का गर्भाकाल केवल 20 दिन का होता है।